एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 साल हो चुकी थी। दोस्तों, जब भी उसके शादी के रिश्ते आते थे, तो शादी करने के लिए मना कर देता था। घर वालों को लगा कि हो सकता है इसका कहीं कोई अफेयर चल रहा हो। घर वाले उससे पूछते कोई लड़की पसंद हो तो भी बताओ, तुम्हारा ब्याह उसके साथ करा दे, क्योंकि तुम्हारी वजह से छोटे भाई की शादी लेट हो रही है। दोस्तों, जो परिवार था जमींदार परिवार था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, समाज में मान सम्मान थी, लेकिन वो ना कुछ बताता था, ना ब्याह के लिए राजी होता था। जब कभी घर वाले उसको शादी के लिए कहते तो कहता कि देखो, शादी के लिए हमारा मन नहीं करता, तुम एक काम करो, छोटे भाई की शादी कर दो। घर वाले सोचे कि समाज में इतना मान सम्मान है, छोटे भाई का ब्याह कर देंगे, बड़े का नहीं होगा तो लोग यही कहेंगे कुछ बात जरूर है, समाज में बहुत बुराई होगी। बुराई और बदनामी का डर उन्हें सता रहा होता है। परिवार के जो मुखिया होते हैं दोस्तों, किसी तरीके से जबरन उसका ब्याह करवा देते हैं। ब्याह के बाद जब दुल्हन ससुराल आती है, ससुराल के बाद पहली रात होती है पति पत्नी के जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, पहले तो लड़की थोड़ा सा शर्माती है, लेकिन जब इसकी तरफ से कोई हरकत नहीं होती है, तो उसको थोड़ा सा शंका सी होने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं, इसका कोई अफेयर तो कहीं नहीं चल रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त जरूर बिताना चाहता है। वो इस पल को लेकर के काफ़ी उत्साहित रहता है। उसके अंदर ना कोई उत्साह था, ना ही कोई इच्छा थी। दोस्तों, जब वो धीरे धीरे करके शुरुआत करने लगती है, जब वो शुरुआत करती है, तो उसके बाद जो कुछ होता है सुन करके आप दंग रह जाएंगे। आइए पूरी घटना में जानने का प्रयास करते हैं। बहुत रोचक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करना। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से साइट से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूंगा, तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, ये घटना राजस्थान के अलवर की है। यहीं पर एक परिवार था। परिवार में मुखिया भंवर लाल, जिनकी उम्र लगभग 55-60 के आसपास थी। 2 बेटे और 2 बेटियां थी। दोस्तों, बेटियों का ब्याह कर चुका था, 2 बेटे बचे थे। पहला बेटा जिसका नाम राम कुमार था। राम कुमार की उम्र लगभग 32 के आसपास हो चुकी थी। दूसरा बेटा शिव कुमार, लगभग 25 साल के आसपास हो चुकी थी। दोस्तों, जब राम कुमार 25 साल का था, तभी से इसके ब्याह के लिए रिश्ते आने लगे थे। दरअसल जो भंवर लाल का परिवार था, वो जमींदार का परिवार था। लगभग 150 बीघे के आसपास जमीन थी। ऊपर से उसका खुद का बिजनेस था, टाइल्स पत्थर का। पैसे की कोई कमी नहीं थी। समाज में उसकी पद और प्रतिष्ठा दोनों थी। पंचायत भी उसके पास थी, जैसे कि वहाँ का प्रधान कहा जाता है, वैसे वहाँ पंचायत भी उसको बोलते हैं। भंवर लाल अपने यहाँ का पंचायत प्रतिनिधि था। समाज में पद प्रतिष्ठा थी। दोस्तों, जो उसका बेटा बड़ा राम कुमार था, उम्र बढ़ती जाती है, शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं। 25 साल की उम्र से ही उसको रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही भंवर लाल अपनी दोनों बेटियों का ब्याह करके फुर्सत होता है, लड़कों के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जो राम कुमार था, विवाह के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं था। वो जब कोई रिश्ता आता, उसको लड़की दिखाई जाती तो कहता कि लड़की ठीक ठाक है, लेकिन मुझे ब्याह नहीं करना। घर वाले ये सोचते थे कि हो सकता है पैसा भी है और बिजनेस भी है, हो सकता है कोई लड़की पसंद आ गई हो। उससे 1-2 बार उसकी माँ ने पूछा भी, कोई लड़की अगर पसंद है तुझे तो वो भी बता, तेरा उसी से ब्याह करवा दूँ। व्यर्थ में समाज में बुराई होती है कि रिश्ते यार हैं और ये लड़का ब्याह नहीं कर रहा है। असल में बात क्या है? दोस्तों, कुछ बताता नहीं था। वो सोचता था कि अगर बताएँगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो मन की बात को मन में रखना चाहता था और घर में यही कहता था कि एक काम करो, तुम छोटे भाई का ब्याह करवा दो। मुझे शादी-वादी में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ को लगा कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। दोस्तों, रिश्ते आते जाते हैं और ठुकराता जाता है। ऐसे करते-करते लगभग 6-7 साल के आसपास का वक़्त बीत जाता है। उम्र 32 के आसपास हो जाती है। घर वालों को चिंता सताने लगती है कि ब्याह नहीं करेगा तो छोटे बेटे का ब्याह भी होना मुश्किल हो जाएगा। यदि छोटे बेटे का पहले ब्याह कर दिया, तो गाँव में और बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी कि इसके बेटे के अंदर कुछ कमी है या इसका किसी के साथ अफ़ेयर है, जिसके चलते इन्होंने ब्याह नहीं किया और छोटे भाई का ब्याह हो गया। समाज में अक्सर, अपने यहाँ भी अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें अगर हो जाती है, तो लोग बहुत डरते हैं, घबराते हैं। सेम वही कंडीशन भंवर लाल की थी। 32 साल की उम्र में समय ऐसा बीतता चला गया कि दोस्तों, अब रिश्ते आने पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। भंवर लाल को काफ़ी चिंता होने लगी। उसे लगा किसी तरीके से इसका ब्याह हो जाए। कोई गरीब लड़की मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसे की उसे कोई लालच नहीं थी। ईश्वर का दिया हुआ उसके पास सब कुछ था। दोस्तों, भंवर लाल के दूर के एक मित्र होते हैं, उनकी एक लड़की थी। वो बेचारे बहुत, ना तो अमीर थे, ना बहुत गरीब थे, मध्यम वर्गीय परिवार था। परिवार का गुज़र-बसर किसी तरीके से चल रहा था। उनके केवल 6 बेटियाँ थीं। उनकी सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम सुषमा था दोस्तों, वो एक दिन शादी के लिए भंवर लाल से कहते हैं कि देखो, हम देने में कुछ दे नहीं सकते हैं आपको दहेज के नाम पर। चाहो तो अपनी बेटी सुषमा का ब्याह तुम्हारे बेटे
राम कुमार से कर दे। भंवरलाल कहता है यार मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, लेकिन वो करने के लिए इच्छुक नहीं होता है, बार-बार कहता है कि छोटे भाई का ब्याह करा दो। वो कहता है कि आप चलिए मैं भी चलता हूँ, बात करता हूँ, हो सकता है कि बातें बन जाए। दोस्तों, जो सुषमा के पिताजी थे और भंवरलाल घर आते हैं। घर आने के बाद राम कुमार से बातचीत होती है। राम कुमार पता नहीं उस दिन किस मूड में था, क्योंकि घर वाले उसको इतने ताने-उलाहने दे चुके थे, उन सब चीज़ों से थक चुका था। वो शादी के लिए हाँ कर देता है। कहता है लेकिन एक हमारी शर्त है, शादी के बाद यदि कुछ लफड़ा-विवाद हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये सुन कर के सब घबरा जाते हैं, कहते हैं ऐसी कौन-सी बात है? वो बताने का प्रयास नहीं करता, बस इतना बोल कर के हट जाता है। सबको लगा कि अभी गुस्से में बोल रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर दबाव बनाया है। शादी के बाद जैसे ही पत्नी आएगी सब सुधर जाएँगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में नौटंकीबाज होते हैं, बाद में बीवी के गुलाम बन जाते हैं। ये कह कर के दोस्तों सब लोग जो होते हैं बात को टाल देते हैं। अब शादी की डेट रख उठती है, सारा सिस्टम तैयार हो जाता है। धीरे-धीरे करके बारात का समय नज़दीक आने लगता है। वो दिन आ जाता है जिस दिन बारात जानी होती है। दोस्तों, राम कुमार दूल्हा तो बन जाता है, बिल्कुल काठ के उल्लू की तरह। किसी तरीके से दबे मन से दूल्हा बन कर के वो जाता है अपनी ससुराल, जयमाल वगैरह होता है, शादी-ब्याह होता है। अगले दिन सुषमा दुल्हन बन कर के उसके घर आती है। दोस्तों, सुषमा अंदर से बड़ी खुश थी क्योंकि वो एक जमींदार परिवार की बहू बन चुकी थी। उसको लगा कि मेरे पिताजी बेशक गरीब थे, लेकिन चलो कम से कम मेरा जो ब्याह हुआ, काफ़ी अच्छे घर में हुआ है। पैसे और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं, सब कुछ मानो हजो-हज था। दोस्तों, बहू बन के अपने घर आती है एक उम्मीद लेकर के कि उसके नए जीवन की शुरुआत आज से होगी और आगे चल के अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहेगी और संतुष्ट रहेगी। दोस्तों, वो पहुँच जाती है ससुराल, ससुराल में उसका बड़ा स्वागत-सम्मान होता है, आवभगत होता है। वो देख कर के बहुत अच्छा लगता है सुषमा को। भंवरलाल की पत्नी कुछ ज़्यादा उत्साहित थी, अपनी बहू के लिए कुछ जेवर वगैरह सब कुछ बनवाई थी। वो अपनी बहू को देखती है और कहती है कि तुम मेरे घर की बड़ी बहू हो और मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मेरे पास जो कुछ है, वो मैं तुम्हें दूँ। दोस्तों, मुँह दिखाई में उसे बहुत सारे सर-सामान मिलते हैं। बहुत सारी पास-पड़ोस की महिलाएँ आती हैं, उसको देखती वगैरह हैं। उसके बाद धीरे-धीरे करके शाम का समय होता है। शाम का समय कुछ वहाँ पर एक खेल टाइप में होता है जिसमें गाँव की महिलाएँ, पास-पड़ोस की महिलाएँ आती हैं, ढोल बजाती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। दोस्तों, सुषमा भी उसमें भाग लेती है। सुषमा गाने में और ढोल बजाने में अव्वल दर्जे की थी। उतना ही अच्छा ढोल बजाती थी और उतना ही अच्छा गाती थी। दिखने में भी बड़ी सुंदर थी दोस्तों। जब वो नाचना-गाना शुरू करती है तो जो गाँव की महिलाएँ होती हैं मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। वो भंवरलाल की पत्नी से कहती हैं कि बहू तो बड़ी सुंदर पाई है और बहुत सुशील पाई है, सर्वगुण संपन्न है। भंवरलाल की पत्नी कहती है कि देर मिली लेकिन दुरुस्त मिली। मेरा बेटा ही एक ना ब्याह के लिए कर रहा था। चलो कम से कम किसी तरीके से तैयार हुआ। कहते हैं कि घर की लक्ष्मी सबके घर नहीं जाती है, शायद ये मेरे घर में लक्ष्मी के रूप में आई। दोस्तों, घर वाले काफ़ी प्रसन्न थे। मन में एक उत्साह था, एक जोश था, लेकिन उनको नहीं पता था कि लेकिन आगे आने वाले पल में उसके साथ क्या होने वाला था, किसी को कानो-कान खबर नहीं थी। समय बीतता जाता है, रात हो ही चुकी थी। अब वो समय आ जाता है जब पति-पत्नी अपने कमरे में अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जाते हैं। सुषमा दोस्तों, दुल्हन के जोड़े में अपने बेड पर बैठी थी। उधर जो रामकुमार था, वो अपने बाहर वाले कमरे में लेटा था। उसको कौन जाए बुलाने, उसके परिवार के रिश्ते में भाभी लगती थी। वो उसके पास जाती है और कहती है कि जाओ तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कमरे में इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वो रामकुमार से कहती है कि अभी शर्मा रहे हो, 1-2 दिन बीतने दो, बाहर नहीं निकलोगे। रामकुमार कहता है कि देखो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। दोस्तों, उन्हें लगा कि हँसी-मज़ाक चल रहा है। वो उसका हाथ पकड़ती है और ले जाकर के सुषमा का जहाँ कमरा होता है, उसको वहाँ पर बिठा देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। सुषमा से कहती है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लो। दोस्तों, सुषमा उठती है, दरवाज़ा लॉक कर लेती है। उसके बाद दोनों पति-पत्नी बैठ कर के कुछ बातें करते हैं। रामकुमार अपनी पत्नी सुषमा से कहता है कि देखो मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सुषमा कहती है कि ऐसी क्या बात है? क्या आपको कोई और पसंद थी? बोला कि नहीं मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की आई नहीं, ना ही मेरा कभी इस चीज़ के प्रति रुझान रहा है। ये सुनकर के सुषमा को लगा कि ऐसी क्या बात है? दोस्तों, गुपचुप तरीके से पूरी तरीके से वहाँ पर बैठा रहता है। सुषमा के बेड के बगल में एक गिलास दूध रखा था, वो रामकुमार को देती है, रामकुमार पीता है। दूध पीने के बाद दोस्तों समय बढ़ता जा रहा होता है। सुषमा के मन में उत्साह था, जोश था कि आज उसके नए पारी की शुरुआत है, कुछ ही अपनी तरफ से हरकत करेगा। लेकिन दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं और लेटने के बाद देखती है स्थिति ये है कि रामकुमार उसकी तरफ पीट करके लेट गया है और सुषमा इस उम्मीद पर लेटी है कि अभी ये कुछ देर में कुछ करेगा, कुछ शुरुआत करेगा।
लेकिन दोस्तों न कोई उम्मीद दिखती है, न कोई हलचल दिखती है, देख कर के उसे निराशा होने लगती है। सुषमा बहुत देर तक तो इंतज़ार करती है, लेकिन उसे लगने लगा कि अब ये कुछ नहीं करेगा, चलो हम ही कुछ करते हैं। सुषमा धीरे-धीरे करके उसके पास जाती है। उसको एक पत्नी के तौर पर जो कुछ होता है, छूने का प्रयास करती है, प्रेम करने का प्रयास करती है। दोस्तों लगभग 1 घंटे तक उसके साथ वो लगी रहती है, लेकिन उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। दोस्तों ऐसे करते-करते सुबह हो जाती है। उस रात सुषमा को नींद नहीं आई, सुषमा को लगने लगा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। दोस्तों ऐसा करते-करते 2-3 दिन का समय बीत जाता है। अगले दिन सुबह होती है, सुषमा नहा धो कर के जो किचन वगैरह का काम होती है उसमें लग जाती है। रामकुमार उठता है और अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। दोस्त उसके नए जीवन की शुरुआत की पूछताछ करने लगते हैं, हँसी-मज़ाक करने लगते हैं, वो कुछ बताता नहीं, एकदम शांत-सा रहता है। दोस्तों पूरा दिन दोस्तों के साथ रहता है, शाम को फिर आता है। फिर रात को वही प्रक्रिया शुरू होती है। सुषमा आज कुछ ज़्यादा ही एडवांस थी, वो पूरी तरीके से उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, लेकिन वो बार-बार उसको झटक रहा होता है, उससे दूरी बना रहा होता है। लेकिन सुषमा ने आज सोच लिया था कि आज कुछ भी हो जाए, आज हम नए जीवन की शुरुआत ज़रूर करेंगे, क्योंकि पहला दिन था निकल गया, लेकिन आज ये अवसर जाने नहीं देंगे। दोस्तों सुषमा पूरी तरीके से उसके ऊपर जैसे हावी होने का प्रयास करती है, वो सुषमा को बार-बार झटक देता है, कहता है दूर हटो मेरे से, दूर हटो मेरे से। सुषमा उससे पूछ रही होती है कि ऐसी बात क्या है? उससे कोई गलती हो गई है, मेरे घर वालों से कोई गलती हो गई हो, मैं सबकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। दोस्तों चूँकि उसका नया घर था, उससे शंका हो रही कहीं ऐसा ना हो शादी-ब्याह में किसी चीज़ को लेकर के नाराज़गी हो गई हो, इसके चलते गुस्सा हो और उस गुस्से को मेरे ऊपर उतार रहे हों। सुषमा समझ नहीं पा रही थी कि मामला क्या है, लेकिन जो असल में मामला था, उसको समझने में दोस्तों देर लग जाती है। रात के लगभग 2 ढाई बज जाता है। सुषमा को लगने लगा कि अब कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। दोस्तों फिर भी अपने मन को मार लेती है और सो जाती है। ऐसा करते-करते दोस्तों 3-4 दिन की रात गुज़र जाती है। सुषमा और इसके बीच कुछ नहीं होता। सुषमा को शंका होने लगती है कहीं न कहीं मामला कुछ गड़बड़ है। चौथे दिन की रात थी। सुषमा और राजकुमार दोनों बिस्तर पर थे। सुषमा ने राजकुमार से कहा कि हम लोग इस तरह से कब तक रहेंगे? आखिर में हम तुम्हारी पत्नी हैं और तुम्हारा भी कुछ अधिकार हमारे ऊपर बनता है। हम दोनों की नए जीवन की शुरुआत है। इस तरह से रहोगे तो कब तक काम चलेगा? उसे बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन उसके सर पर जूँ तक नहीं रेंगती है। मानो उसके शरीर में कोई हलचल सी नहीं हो रही हो। दोस्तों सुषमा समझ जाती है कुछ न कुछ गड़बड़ है। सुषमा ने आज प्रण कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, आज आज हम सच्चाई जान करके रहेंगे कि असल में माजरा क्या है। दोस्तों आज सुषमा पूरी तरीके से राम कुमार के ऊपर हावी हो जाती है और वो एक पुरुष की तरह उसके ऊपर हावी होती है और वो सब कुछ करने लगती है। लेकिन दोस्तों उसके कपड़े अलग कर देती है, सब कुछ कर देती है। जो राम कुमार था वो अपना बदन तक नहीं हिला रहा था, मानो वो सुस्त सा लेटा था। दोस्तों सुषमा आधे घंटे तक उसके साथ प्रयास करती है, लेकिन उसके शरीर में हलचल नहीं होती। दोस्तों ये देख कर के वो दंग रह जाती है, समझ जाती है कि असल में माजरा क्या है। अगले दिन सुबह होती है। सुषमा अपने मायके फ़ोन करती है और मायके फ़ोन करने के बाद अपने पिताजी को बुलाती है, क्योंकि भाई उसके कोई था नहीं। पिताजी से कहती है कि चाचा को लेते आना, 2-4 लोगों को और लेकर के आना। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। ये सुन कर के सुषमा के पिताजी और उसके जो चाचा वगैरह होते हैं, जब सुनते हैं तो सब दंग रह जाते हैं कि आखिर 4-5 दिन में ऐसी कौन-सी घटना हो गई, ऐसी क्या बात हो गई? उसे लगा कि हो सकता है दामाद जी गुस्से में थे, कुछ मारे-पीटे हों, कोई लड़ाई-झगड़ा हुआ। वो भागते हुए दोस्तों सुषमा के घर पहुँचते हैं। भंवरलाल जी मिलते हैं। भंवरलाल जी से बातचीत होती है, कहते हैं कि बात क्या है समधी जी, कुछ दिक्कत परेशानी है क्या? भंवरलाल कहते हैं नहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। उन्होंने कहा कि सुषमा बेटी ने फ़ोन किया था और ऐसी-ऐसी बात बताई। दोस्तों सुषमा को पता चलता है कि उसके पिताजी आए हैं। सुषमा अंदर बुलाती है अपने पिताजी को। वो घर के जो चार दीवारी होती है, उसके अंदर ही बात करना उचित समझा, क्योंकि मान-सम्मान भंवरलाल का था। उसने उसको बिगाड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। उसके चाचा, उसके पिताजी, गाँव के 2-4 लोग और जो आए रहते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, भँवरलाल बैठे होते हैं, उनकी पत्नी, भँवरलाल का छोटा बेटा शिव कुमार बैठा होता है। जो राम कुमार था दोस्तों, इधर-उधर हो चुका था। तो जो सुषमा थी, वो कहती है कि राम कुमार को भी बुलाइए। दोस्तों उसको भी खोजा जाता है, उसका एक दोस्त था उसके साथ बैठा था, वो लेकर के वो भी आता है। सारे परिवार के लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद सुषमा कहती है कि इसके साथ मेरा ब्याह कर दिया गया है, ये लड़का किसी काम का ही नहीं। ये नपुंसक है, इसके शरीर में कोई हलचल ही नहीं होती है। आज 4 दिन 5 दिन बीत गया, छठा दिन है। हम दोनों के बीच में पति-पत्नी के जो रिश्ते होते हैं आज तक बने ही नहीं। ये इसके शरीर में मानो शून्य हो जाता है, ये पूरी तरीके से किसी काम का ही नहीं। ये सुन कर के दोस्तों जो भँवरलाल थे, वो सन्न रह जाते हैं। उसकी बहू उसके बेटे के बारे में क्या कह रही है? भँवरलाल की पत्नी, उसका छोटा बेटा शिव कुमार जो था, वो सब सन्न रह जाते हैं।
यहाँ तक कि जो लोग थे सब के पाँव के नीचे ज़मीन खिसक जाती कि ये क्या बात कर रही है। सुषमा का पिता उसे डाँटता है और कहता है तुझे शर्म नहीं आ रही है इस तरह की बातें करते हुए? वो कहती है कि पापा शर्म किस बात की? ये किसी काम का है नहीं। हम ब्याह का मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी घर की नौकरानी बन कर के रहो या उसके यहाँ खाना-पीना बनाओ, उसके कपड़े-लत्ते, बर्तन धो। एक जो पति-पत्नी का सुख होता है वो भी तो मिलना चाहिए। इससे पूछो सामने बैठा है किस काम का है? दोस्तों जो राम कुमार था वो सर नीचा करके बैठा था, कुछ बोल नहीं रहा था। भंवरलाल को लगा कि मेरी पगड़ी जो है, मेरी जो इज़्ज़त है वो तो पूरी तरीके से उछल गई है, अब कुछ बचा नहीं। तो राम कुमार को बड़ी ज़ोर से डाँटता है और कहता है कि नालायक जो बात है वो सच-सच बता। एक तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे ऊपर लांछन लगा रही है और तू है कि चुप बैठ कर के सुन रहा है। उसे खूब धुतकारता है, खूब डाँटता है। थोड़ी देर बाद दोस्तों, जो राम कुमार था, उसकी सहनशक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो उठता है और कहता है कि जो ये कह रही हो सही कह रही। मैं इसीलिए शादी-ब्याह के लिए मना कर रहा था और आप लोग थे कि जिद पर अड़े थे कि हमारा ब्याह नहीं होगा तो छोटे भाई का ब्याह नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। इसलिए हमने ब्याह कर लिया, नहीं मेरा शादी-ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दोस्तों ये सुनते ही जो भंवरलाल थे और जो उनकी पत्नी, जो जितने लोग बैठे थे सब दंग रह जाते हैं। सबको लगा कि अरे बाप रे! ये क्या से क्या हो गया? मात्र 5 दिन में ही जिस घर में खुशियाँ आई हो, वो खुशियाँ पूरी तरीके से मानो मातम में बदल गई। दोस्तों ये सुनकर के भंवरलाल बेचारे बड़े शर्मिंदा होते हैं। अपने समधी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या करूँ? ये सुनकर के सुषमा के जो पिताजी होते हैं वो रोने लगते हैं, कहते हैं कि भंवरलाल जी आप बताइए, मेरी बेटी का ब्याह हो गया, बेशक कुछ नहीं हुआ, बेटी भी साफ-सुथरी, लेकिन मैं कहीं शादी-ब्याह करने जाऊँगा तो गाँव के लोग ताने-उलाहने मारेंगे और कहेंगे कि एक जगह बेटी का ब्याह करके आए और वो दूसरी जगह कर रहे हैं। लोग लड़के के बारे में नहीं कहेंगे, हमारी बेटी की इज़्ज़त पर कीचड़ उछालेंगे। सुनकर के भंवरलाल काफ़ी शर्मिंदा हो जाते हैं, कहते हैं कि समधे जी, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? आप जैसा कहिए हम करने के लिए तैयार हैं। सुषमा के पिताजी बैठ कर के रोने लगते हैं, सुषमा भी वहीं बैठी होती है, सारे लोग बैठे होते हैं। जो भंवरलाल का छोटा बेटा था दोस्तों, वो भी वहीं पर बैठा था जिसका नाम शिव कुमार था। ये चर्चा का विषय बना था, मानो माहौल पूरा तरीके से गमगीन था, शांति बन चुकी थी, ऐसा लग रहा था वहाँ कोई है ही नहीं। तभी वो भंवरलाल सुषमा के पिताजी से कहते हैं कि देखो, मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर बुरा ना मानो तो मैं कहूँ, वैसे भी मैं कुछ कहने लायक बचा नहीं हूँ। मेरी पूरी इज़्ज़त और मेरी पूरी ज़ुबान इस लड़के ने ख़त्म कर दी है। उसके जो सुषमा के पिताजी थे बहुत अच्छे इंसान थे, बेशक गरीब थे लेकिन बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा ठीक है, जो आपके मन में है कहिए, अच्छा लगेगा तो ठीक है, बुरा लगेगा तो ठीक है लेकिन आप कहिए। दोस्तों भंवरलाल कहते हैं कि बुरा ना मानो तो समझी जी एक बात हम कहें, घर की बात घर में ही रह जाए, तो ज़्यादा अच्छा है। वो कहते हैं मतलब हम समझे कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि शिव कुमार के साथ क्यों ना सुषमा का ब्याह कर दें, बेशक ये नालायक है। अब बातें हम सबको पता चल ही गई है, अब इधर-उधर इज़्ज़त उछालने से बेहतर है कि इसी के साथ इसका ब्याह कर दें। अगर ये सुषमा चली जाएगी तो गाँव समाज में मेरी और बड़ी बुराई हो जाएगी, बेइज़्ज़ती हो जाएगी। इससे अच्छा है कि सुषमा इसके साथ ब्याह कर ले और इसकी पत्नी बन कर के रहे। वैसे भी सुषमा का जो स्वभाव है, वो मुझे बहुत अच्छा है, मैं इसको अपनी बेटी की तरह रखूँगा। दोस्तों, सुषमा इस 5-6 दिन में जो शिव कुमार था उसका व्यवहार वाक़ई पसंद आया। जो शिव कुमार था, बहुत अच्छे स्वभाव का था, पढ़ा-लिखा था, एजुकेटेड था। वो हर चीज़ समझता था और बहुत स्नेह रखता था सुषमा से। सुषमा के पिताजी कहते हैं कि भाई देखो मेरे मन की बात नहीं, एक बार बिटिया से पूछ लें, ये क्या कहती है? अगर इसकी इच्छा होगी, तो मेरी इच्छा है, नहीं तो फिर जो होगा देखा जाएगा। सुषमा से पूछा जाता है, सुषमा कहती है कि देखो मैं अभी कोई डिसीज़न नहीं ले सकती हूँ, मुझे 1-2 दिन का समय दो, जब जैसा होता है मैं सोच कर के बताऊँगी। सुषमा को लगा कि क्यों ना कुछ समय ले लिया जाए, तत्काल में लिया गया जो डिसीज़न होता है, वो कभी-कभी खतरनाक हो जाता है। दोस्तों ये सुनकर के जो सारे लोग होते हैं थोड़ा-सा उनको तसल्ली मिलती है, लेकिन अंदर से घबराहट बनी रहती है, कहीं ऐसा ना हो सुषमा ना कर दे, तब क्या होगा? फिर भी लोग उसके ऊपर छोड़ देते हैं, 2 दिन का समय दिया जाता है, सुषमा अपने घर में जाती है। जो उसका पति राम कुमार था, वो शाम को दोनों बिस्तर पर होते हैं, दोनों बात करने लगते हैं। राम कुमार कहता है कि देखो जो सच्चाई है वो सच्चाई है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम चाहो तो मेरे भाई से ब्याह कर लो। मेरी पत्नी ना सही बन कर के उसकी पत्नी बन कर के रहना, बस इतना रखना, मेरी जो ज़रूरतें हैं खाना-पीना की वो सब देती रहना और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सुषमा उससे पूछती है कि असल में बताओ ये जो तुम्हारे अंदर कमी है, ये शुरू से थी या बीच में हो गई है? तो राम कुमार कहता है कि दरअसल मैं एक बार बाहर गया था और मुझे चोट लग गई थी, जिसको मैं लापरवाही समझ करके उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। धीरे-धीरे करके जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, वैसे-वैसे ही मेरा जो ताकत है, वो ख़त्म होता चला गया।
मैं शर्म के मारे किसी से बताया नहीं। मैं सोचा अगर बता दूंगा तो लोग मेरे बारे में हंसेंगे, मेरा जो है मजाक उड़ाएंगे। इसी के चलते हमने कभी किसी से बताया नहीं। सुषमा ने कहा ब्याह के पहले तो बता सकते थे। बोला कि ब्याह के पहले मैंने बार बार मना कर रहा था कि मुझे ब्याह नहीं करना है, लेकिन लोग जिद पर अड़ गए थे। मैं मना करता तो लोग यही कहते गांव समाज में पिताजी की जो इज्जत है वो उछल जाती। तो हमने तो यही सोचा था कि ब्याह हो जाएगा और जो लड़की आएगी उससे मैं अपने छोटे भाई का ब्याह करा दूंगा। बेशक वो मेरी पत्नी ना सही, उसकी पत्नी बन करके रहेगी। इससे घर की इज्जत भी बची रहेगी और दुनिया भर की जो बातें होनी है वो भी नहीं होगी। सुषमा समझ जाती है, अपने पति का जब साथ पाती है यानी राम कुमार का, तो उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, अगले दिन भंवरलाल से कहती है कि पिताजी हमें मंजूर है, मैं शिव कुमार के साथ ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, भंवरलाल सुषमा के पिता को फ़ोन करते हैं। सब लोग काफ़ी प्रसन्न होते हैं, मानो वो किसी पहाड़ के नीचे दबे हों और कोई आकर के उठा ले, और उस तरीक़े का बोझ इनका हल्का हो जाता है। दोस्तों, खुशी-खुशी ये सारे लोग एक दिन मंदिर में जाते हैं, वहाँ ब्याह करते हैं। ब्याह करके जो शिव कुमार था, उसकी पत्नी अब सुषमा बन जाती है और सुषमा और शिव कुमार यहीं से एक नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, एक समझ-बूझ और एक बुद्धिमानी, एक पढ़े-लिखे लोगों ने ऐसा फैसला ले लिया, जिससे कि परिवार की इज़्ज़त भी बच गई और रिश्ते भी बच गए। हो सकता है कि अगर कुछ और निर्णय होता, तो उसका जो परिणाम था दोस्तों, कुछ और होता। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। लेकिन जानने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा-सा नाम लेना चाहूँगा। सुखविंदर सिंह पंजाब से, मनोज नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, कुलदीप ठाकुर, संजीव आर.एस. मौर्य मऊ उत्तर प्रदेश से, अज्जू भाई अख्तर कुवैत से, पी.एन. तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, रुद्र प्रताप नारायण तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से, राजेंद्र गायकवाड़ और मोहम्मद जमाल। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया। ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।